मेरे पास कई बार तो ऑफिस आने का भाड़ा तक नहीं होता। तो सीरियसली मेरे पास 10 रुपये नहीं होता था कि मैं ऑफिस आ पाऊँ। मैंने जो हॉस्टल फी का जो पैसा आया था वो पैसा को खर्च कर दिया था डोमेन लेने में, वेबसाइट बनाने में। तो हॉस्टल वाले क्या किए, मुझे हॉस्टल से निकाल दिए। पैसा था नहीं, सोचे 5 रुपया में करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, कुछ 5 रुपये का छोटा मोटा कुछ चीज़ लिया, पानी पिया और मैं सो गया। ठीक है, लेकिन उस रात बहुत रोया। एक चीज़ और है, सपोज दैट आपका क्लीनिंग या फिर कोई भी आपका जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए कहीं ये लोग घर पे गए, वहाँ कुछ चोरी वोरी हो गई या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो ये सारी चीज़ों में आप कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं? पहले हमारे यहाँ जो भी अगर काम करना चाहता है तो आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरा हूँ जो आप अप डाउन की बात कर रहे हैं, बहुत सारा ताना मिला है कि भाई ये बाथरूम साफ कर। और लालू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया कि पॉडकास्ट करते हैं और आपकी ऑडियंस को कुछ अच्छा बताते हैं जिससे जो नौजवान एंटरप्रेन्योर है वो सीख सके और अपने स्टार्टअप वाली जर्नी को अच्छे से कर सके और उसमें हेल्प ले सके आपकी बातों से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मैं आपके डेडिकेशन का फ़ैन हो गया हूँ। बहुत आप इतने ठंड में जो मतलब ड्राइव करके आना इतना दूर और इतना ठंड में इस अपने आप को डेडिकेशन के साथ इस काम को करना, ये मेरे लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिल गया। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका। लालू सर, मैं ये कह रहा था और जनरली ऑडियंस का भी मेरा जो है ऑडियंस उनका भी जानना होगा कि शुरुआती सफर जो होता है किसी भी स्टार्टअप का वो किस टाइप का होता है और फाउंडर की जो जर्नी होती है शुरुआत के दिनों में वो किस टाइप की होती है, क्या क्या स्ट्रगल होता है, ये सब बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, फाउंडर जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडर की जिंदगी की शुरुआत ही कांटे से होती है। क्योंकि आप किसी भी फाउंडर को देख लीजिए जो जिंदगी में बहुत बड़े सफलता पे गए हैं, आप उनके स्टोरी को उठाकर देखिए। सपोज आप धीरू भाई अंबानी का एक स्टोरी ले लीजिए अपने इंडियन में। उन्होंने कहाँ से शुरुआत किया, एक पेट्रोल पंप पे काम किए हैं उधर, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया। तो ऐसे ही कोई भी फाउंडर जो अपने बिजनेस के लिए हो या किसी भी फील्ड को फाउंडिंग कर रहा होता है, तो उनको पहले कोई भी चीज को बनाने में बहुत स्ट्रगल करना होता है। सही। जैसे अगर हमें घर बनाना है तो हमें एक एक ईंट को जोड़ना पड़ता है और एक एक ईंट को जोड़ करके ही हम बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो फाउंडर की जिंदगी की शुरुआत ही स्ट्रगल से होती है और उसके बाद ही वो फाउंडर बन। सही बात। एक और चीज है, आपकी कंपनी का नाम शानदार शानदार सर्विसेज है, तो इस नाम के पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, इस नाम के पीछे का लॉजिक ये है सर कि जब मैं अपनी कंपनी को फॉर्म कर रहा था, चीज़ों को सोच रहा था कि हमारी कंपनी क्या करेगी, नहीं करेगी, तो मेरी कंपनी का नाम ऐसा हो जो लोगों को ना बैठ जाए, बच्चा बच्चा ये नाम को मतलब बोल पाए। तो मैं नाम सर्च कर रहा था, तो चीज़ों को देख रहा था क्या करे क्या करे। तो मेरे माइंड में बार बार एक चीज़ आया कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं कि कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं बहुत शानदार है। तो इसीलिए मेरा नाम में आया कि जब लोगों के हर चीज में शानदार माइंड दिया जाता है कि बहुत शानदार किए हो, और मेरा लोगो भी ऐसा ही है, फिंगर का ही है कि बहुत शानदार किए हो। तो ये मेरा लॉजिक था पीछे कि लोग सही से नाम को समझ पाए और वो समझ पाए कि ये काम मेरा शानदार है। शानदार, सही जी, तो बेसिक सा यही था मेरा ये नाम रखने के पीछे कि लोग सही से इस चीजों को कनेक्ट कर सके। सही बात है। अभी आप काफी स्टेबल है, आपकी कंपनी भी बहुत स्टेबल है, तो यहाँ तक पहुंचने में आप काफी स्ट्रगल किए हैं। तो शुरुआत का दिन आपका कैसा था? शानदार का आइडिया कैसे आया कि शानदार को शुरुआत करना है हम लोग को? ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। अब बिल्कुल सर, बिल्कुल बताते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के गायघाट ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। एंड वहां से मेरा स्कूलिंग हुआ है। मैंने अपने पढ़ाई वगैरह वहीं से किया। उसके बाद पढ़ाई करके मैट्रिक इंटर हमारा वहीं से हुआ है। फिर गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वहीं से हमने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद वहां से हम बाहर गए। उस बीच जब बाहर गए तो कॉलेज वगैरह शुरू हुआ, सारी चीज़ें जब शुरू हुआ तो मेरी जो ये जैसे पूछे कि शानदार सर्विसेज की आइडिया कहाँ से आया, कैसे इसका जन्म हुआ, तो मेरी कंपनी की शुरुआत मेरे कॉलेज से ही होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये
शुरुआत होने के पीछे अभी एक रीज़न है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते-करते क्या था कि मेरे माइंड में अचानक से था ही कि मतलब अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप में जो है शुरू से ही था। लगभग मैं अपनी इस बिज़नेस जर्नी में 8-9 क्लास से ही मैंने फील्ड में निकल गया था और चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा था। तो विज़न मेरा बड़ा था हमेशा से, सपना बड़ा था। कॉलेज भी गए बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए, तो इसीलिए गए कि हमें जो है बिज़नेस करना है आगे चल करके सारी चीज़ों को, तो पढ़ने के लिए हमने गया। कॉलेज गया तो देखे कि वहाँ ना जो स्वीपर होते हैं वो जनरली कॉलेज में क्लीनिंग कर रहा है, सारा चीज़ को कर रहा है। तो मेरे माइंड में अचानक से क्लिक हुआ, वहाँ क्या होता था कि वो लोग टेंडर देता है स्वीपर का कि आप आइए और अपना क्लीनिंग का 10 स्टाफ 5 स्टाफ रहता है, तो क्लीन कर रहा था। तो हमने उस चीज़ों को देखा कि वो अनप्रोफेशनली चीज़ों को कर रहा था। जब मैंने देखा कि ये अनप्रोफेशनली चीज़ों को कर रहा है, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये बिज़नेस है क्या? कैसे लोग कर रहा है? तो उस चीज़ों को एक्सप्लोर करते गए तो फिर पता चला ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर मैंने सर्च किया तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ का नाम आया कि ऐसे-ऐसे चीज़ें में कर रहा है। तो मेरे माइंड में जो बिज़नेस करने का चीज़ था, तो मैंने उस कॉलेज समय में ही हमने क्या किया कि कॉलेज से टाइम निकाल करके कभी कॉलेज का क्लास बंक करके हम निकल जाते थे मार्केट रिसर्च करने के लिए। तो मार्केट में गए, लोगों से पूछना शुरू किए, पैदल जाते थे, अपना डायरी पेन लेकर के, बस में पूछ रहे हैं, ऑटो पे पूछ रहे हैं, ट्रेन में पूछ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैंने रिसर्च किया। अलग-अलग 1 टू 1 हमने रिसर्च किया, लोगों से मिल करके, लोगों का फीडबैक लिया। कोई कंपनी में कोई काम कर रहा था, उसका जानकारी लिया कि मैं ये सर्विसेज शुरू कर रहा हूँ, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? तो वहाँ लोगों ने कहा कि नीड तो बहुत बड़ी है, ठीक है। लोगों का लगभग 99% लोगों का था कि ये बहुत बड़ी मार्केट है इसका और ये मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो नॉट ओनली कि स्वीपर, हमने फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, बढ़ाते गया। बट एक इश्यू आ रहा था हमें कॉलेज में रहते हुए काम करने में कि कॉलेज में एक लिमिटेशन होता है कि आप एक सही समय पे आप आएँगे, सही समय पे जाएँगे, इन सब सारी चीज़ों को। सही। तो क्या हुआ था कि एक मेरे साथ घटना हुआ कि मेरे पिताजी पैसा दिए थे कॉलेज का हॉस्टल फीस होता है ना वो देने के लिए। लेकिन चूंकि मेरे अंदर, अब पापा को तो पता नहीं था कि बेटा कंपनी वगैरह खोलने के फिराक में है, तो मैंने जो हॉस्टल फी का जो पैसा आया था वो पैसा को खर्च कर दिया था डोमेन लेने में, वेबसाइट बनाने में और छोटी छोटी जो चीजें होता है रिसर्च करने में, तो उन सब चीजों में कर दिया। अब इस कारण से मैं आपको बता दूं, अब मेरे पास पैसा था नहीं जो हॉस्टल में दे, अब परेशान। तो हॉस्टल वाले क्या किए, मुझे कॉलेज से निकाल दिए, सॉरी हॉस्टल से निकाल दिए, हॉस्टल से निकाल दिए। तो जो मेरे अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो कीड़ा थी, जो अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन अब क्या था, हमको खाना बनाने नहीं आता है। अब खाना नहीं बनाने आता है तो ये चीजें क्या था कि मेरे अंदर से था कि अब बाहर हम रह सकते नहीं हैं, हॉस्टल में ही रहना है, पैसा था नहीं, पिताजी को बोल सकते नहीं थे कि फिर से पैसा दीजिए, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन बड़ा गंभीर हो गया। सिचुएशन गंभीर हुआ तो अभी भी हमें वो समय याद है, लगभग 8 बज रहा था रात, शाम तक का हमें समय दिया गया, लेकिन हम पैसा इकट्ठा नहीं किए। तो हमें 8 बजे रात में पूरे बैग वैग के साथ, हम और मेरा एक दोस्त होता था, वो उसे बाहर से बाहर निकाल दिया गया। उस समय मेरे एक प्रोफेसर होते थे, वो बहुत अच्छा मदद की, उन्होंने इमीडिएटली एक रूम दिलवाया एंड रूम दिलवा करके बहुत सारा मदद की। अभी भी बहुत मानते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले में मानते नहीं है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि जब हमने कंपनी फॉर्म किया तो हमें समझ में आया कि मैनेजमेंट होता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, तो उनको भी डायरेक्टर साहब जो हैं उनको भी था कि भाई जो नहीं दिया उसको निकाल। लेकिन जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वहीं से आता है, मतलब वहीं से आपको आइडिया आता है वहीं हाँ, आपको अपने को बिजनेस करना ही है। हाँ, अब जैसे ही वो वहां से निकाले तो मैं जो कंफर्ट जोन में था ना कि हमें खाना नहीं बनाने आता है, कैसे रहेंगे, लेकिन जब कोई लात मार के आपको बाहर निकालता है तो एक चीज होता है, या तो आप डूबेंगे या तो तैरना सीख जाएंगे। तो नदी में अगर कोई आपको ढकेल दिया तो या तो आप डूब ही जाएंगे या तो तैरना सीख जाएंगे। सही बात। तो मैं वो लड़का था कि मैंने डूबा नहीं, तैरना सीख गया। कहते हैं ना कि दुनिया वालों ने इतना हमें गड्ढा में ढकेला कि हमने क्या बोलते उसको छलांग मार आगे। सही बात। जब हॉस्टल से हमें निकाला गया तो अब मेरे पास टाइम का फ्रीडम था, हम कॉलेज जाए ना जाए कोई फर्क इश्यूज नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
मैंने अपना रिसर्च और बढ़ा दिया, रिसर्च बढ़ाते गया, काम करते गया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, ऑफिस वगैरह भी ओपन की, अलग अलग जगह लोग। बोलो ये सारे कुछ कॉलेज के दिनों में ही हो रहा है, कॉलेज के दिनों ऑफिस वगैरह सब उसी टाइम पे हो रहा है। सारा चीज ऑफिस। सबसे बड़ी बात कैसे ईयर की बात है? ये लगभग कुछ साल पहले का ही है। नहीं, अगर आपका मतलब कौन से ईयर में थे आप? उस समय हम फर्स्ट या सेकेंड में रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमको समझने में ही लग गया, सेकेंड ईयर में रहना थे, तो उसी समय ये हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डायरेक्टर मुझे निकाले थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने उन्हीं को लाया फीता कटवाने के लिए अपने ऑफिस का। वो आए भी और फीता भी काटे और बहुत अच्छा मानते भी है, एंड सारे प्रोफेसर भी अभी भी मानते हैं। लेकिन वहाँ एक जो प्रोफेसर थे वो जरूर एक बात बोले कि बेटा, जैसे कहते हैं ना कि पूत का पाँव पालने में दिख जाता है, तो जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। तो अभी भी उनसे बहुत अच्छा बातचीत होता है। तो ये ऐसे ऐसे जर्नी गई। फिर हमने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया, कॉलेजेस वगैरह से, छोटा छोटा स्कूल से मिलना शुरू हुआ, लोग आना जुड़ना शुरू किए। सही। फिर वो धीरे धीरे जो है वो चीजें बढ़ने लगी। लेकिन कॉलेज में होते हुए भी क्या था कि जो मेरी जो जर्नी रही है, स्पीकिंग लाइन का भी रहा है, तो हमने वो भी कॉलेज से ही शुरू किया था। तो ये ऐसे ही जर्नी बढ़ती गई। फिर आगे चल के वहाँ से जब बिजनेस बढ़ते गया, तो चूंकि मैं भारत के हर लगभग बहुत सारे राज्य में गया हूँ एज ए स्पीकिंग लाइन की वजह से, तो वहाँ जब गया तो मेरे माइंड में हमेशा जब भी स्टेज पे मैं बोलता था, तो वहाँ बोलते थे कि आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। मेरे माइंड में आया, भाई बेटा तूने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार की धरती पे जन्म लिया है, बिहार का जो कर्ज है उसको अदा करने की जरूरत है। सही बात। बिहार के लोग जो बाहर आ रहे हैं, उनके साथ जो ट्रीट हो रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। अगर तुम दूसरे राज्य में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो तो अपने बिहार में क्यों नहीं? देन मेरी जर्नी फिर बढ़ते गई। वहाँ से बहुत सारे अलग अलग IAS ऑफिसर्स हैं, जैसे विकास वैभव जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात है। बहुत सारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों से हुआ कि आप बिहारी हैं तो बिहार के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दी रही बात। देन हमने बिहार में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बिहार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, एंड आज शानदार सर्विसेज यहाँ तक पहुँच चुकी है। सही बात। एक चीज और है, शानदार सर्विसेज को आप फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? शानदार सर्विसेज को मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़े विजन के साथ लेके चल रहा हूँ, और मैं एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाने वाला हूँ इस फील्ड में, अपने होम सर्विसेज के फील्ड में, जिसमें मेरी कंपनी नंबर 1 होगी पूरे इंडिया में। वो चीजें अभी तक कोई नहीं किया है, वो मैं करने जा रहा हूँ। अभी तो हम लोग विद इन आवर सारा सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा रेवोल्यूशन करने वाला हूँ जहाँ पे व्यक्ति क्विक सारा सर्विसेज लेगा, और नॉट ओनली कि मतलब जनरली सारा सर्विसेज जो होम सर्विसेज से रिलेटेड होगा, सारे सर्विसेज। अभी मैं बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरे भारत लेवल पे, और उसके बाद आउट ऑफ जो है कंट्री भी हम लोग जाने वाले हैं। तो इस विजन के साथ काम कर रहे हैं, और मेरा विजन है लाखों लोगों को रोजगार देना। मेरा अभी किसी भी हालत में जितना जल्दी हो सकता है मैं लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रहा हूँ, और अभी खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों को मैं रोजगार दे चुका हूँ ऑलरेडी। जबरदस्त। तो इस विजन के साथ हमारी चल रही है काम। एक चीज और है, आपके इसी फील्ड में कई सारी और कंपनी है, जिसमें से 2 थोड़ा सा पॉपुलर है। एक अर्बन क्लैप नाम से है, और एक यस मैडम नाम से है। तो ये सब कंपनी के साथ आप कैसे कम्पीट कर रहे हैं? हाँ, नॉट ओनली 2 कंपनी, और ये बहुत सारे ब्रांड और रीजनल ब्रांड्स भी है जो हमारे कंपटीटर है। लेकिन देखिए क्या होता है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सही। बहुत बड़े मार्केट को सर्व करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब मान लेते हैं बड़ा मार्केट है तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है। उसमें मेरी कंपनी एक है शानदार सर्विसेज। अब अलग कैसे है, तो अलग इसमें बहुत सारे चीजों पे है। हमारी कंपनी अभी जो प्रॉमिस कर रही है कि विद इन 1 आवर कोई भी सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं, अगर आप ऐप से बुकिंग कर रहे हैं तो ठीक है। एज इट इज इसमें हम लोग और भी इनोवेशन करने वाले हैं, जो अभी मैं आप लोग को जल्दी पता चलेगा। तो विद इन 1 आवर आप इस सर्विसेज ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस होगा मेरे यहाँ पे, फुल ट्रेन्ड पर्सन मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा यहाँ पे। बहुत सारे कंपनी में आपको हिडन कॉस्ट होता है, हिडन चार्ज होता है। हमारे यहाँ जो प्राइस है वो प्राइस ही आपको लगेगा। विद इन 1 आवर आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक और बेनिफिट है कि जो यहाँ से कोई सर्विस पार्टनर गया, तो हमारे यहाँ जो कैप्टन होता है, जो हमारी एक टीम होती है,
वो उसके पीछे लगा हुआ होता है कि आपने सर्विसेज देने गया है, उसको कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, घर में गया तो कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। वो सारा चीज़ों को चेकअप हो रहा होगा, हमारी टीम उस चीज़ों को देख रही होगी। मतलब जो भी आपके स्टाफ है या फिर जो पार्टनर आप बता रहे हैं, तो उनका आप लोग पूरा ख्याल रखते हैं ताकि वो सही से वहाँ पे पहुँचे, सही से काम करे और फिर सही से रिटर्न आए। बिल्कुल, साथ ही यही नहीं, वो जो मेरी टीम जाएगा तो वो पहले जाएगा, वो पूरा वीडियो लेगा जो कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, अच्छा, उसका प्रूफ भेज देगा, वो ऐप पे डाउनलोड कर लेगा एज इट इज। फिर वो कंप्लीट होने के बाद वीडियो लेगा, फिर कस्टमर का फीडबैक लेगा, रिव्यू लेगा, जिससे कि मैं ये देख पाता हूँ कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। सही। क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएंगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं है उस सेवा करने से। देखिए, जनरली ये फील्ड में लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो काफ़ी नैरो है अपने इंडिया में। तो कभी किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा कि क्या तू कर रहा है, इससे अच्छा कोई जॉब कर ले? बिल्कुल, बहुत सारा ताना मिला है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि बहुत सारा जो अब्यूजिंग वर्ड होता है उस सब चीज़ों से भी बोला कि भाई ये बाथरूम साफ करता है। मेरी कंपनी जो क्लीनिंग सर्विसेज देती है, तो बहुत ऐसे लोग रहे हैं जो ये बोले कि जैसे मम्मी पापा को कोई पूछता है कि क्या कर रहा है, तो कई बार बातों बात में होता है ना कि बाथरूम साफ करता है, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि वो हमारी टीम कर रही होती है, टेक्नोलॉजी उसके लगा हुआ है, सो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सही बात। तो ये लोग बोला कि जॉब वॉब छोड़ दी, क्या ये सब कर रहा है, ठीक है। जॉब करता अच्छा से, शादी ब्याह बहुत अच्छा से हो जाता, ठीक है। लेकिन उस चीजों को हमने इग्नोर किया, क्योंकि देखिए लोगों का काम है कहना, मेरा काम है करना। मेरा काम अगर ये रहेगा कि मैं सबको जवाब देते रहूं, तो फिर मैं अपना मंजिल को नहीं अचीव कर सकता। कि मेरा जो फोकस गोल है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, जो बड़े लोग बने हैं उस पे बहुत सारे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। आपका काम, रतन टाटा जी क्या बोले हैं कि अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, आपका काम है उस पत्थर को कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट सभी इमारत बना दी, फिर वही इमारत को देखने के लिए ताली बजाने लोग आते। ऐसा होता है समाज में, जब आप रहते हैं तो लोग आपका हाथ खींचने की जगह टाइम खींचना शुरू करता है। सही बात। आपके इस काम के लिए कोई सीजन भी डिपेंड करता है कि किसी सीजन में ज्यादा काम हो रहा है, किसी में कम हो रहा है? जी बिल्कुल, सीजन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग, चूंकि मेरा मल्टीपल सर्विसेज है। लाइक मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, एसी, फ्रिज, कुक, मेड, बेबी सिटिंग, ये सर्विसेज है अगर, तो आप इसमें गौर कीजिएगा। सपोज ठंडा जो है अभी एसी का काम तो नहीं हो सकता सर। ऐसे ही गर्मी आता है तो एसी का काम हो गया, या मतलब कभी बिजली से रिलेटेड तो सारा काम चल ही रहा होता है, ठीक है। स्वीपर का काम चल ही रहा होता है, तो ये सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे छठ दीपावली आ गया, पेंटिंग की जरूरत होती, तो ये सब चीजों में सीजनल इफेक्ट होता है। आपको मतलब दिवाली में मैं बता दूं, क्लीनिंग का काम इतना था कि 2-2 बजे रात तक मेरा स्टाफ काम किया, मेरा टीम मेंबर काम किया है 2-2 बजे रात तक का। सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं अपने टीम को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा जो लेडीज टीम है वो भी 2-2 बजे रात तक फॉलो अप किए हैं। अपने यहाँ के जो भी डीएम साहब हैं, जो आपका जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन सारे लोगों को भी हमने सर्विस दिया है। मेरे क्लाइंट, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को वो किए हैं। तो मेरा जो टीम, डेडिकेटेड टीम है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीजों को कर पाया। इसी वजह से मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि फिर ऐसा टीम आप डेवलप कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? सर इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बता दूं। मेरे अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूं और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, तो ये सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सही मेरे टीम के पीछे जो भरोसा है, जो मेरी टीम दिन रात मेहनत कर रहा है, उनका कॉन्फिडेंस जो है मेरे अंदर इंक्लूडेड होता है, जिस कारण से मैं बोलता हूँ अब ये टीम खड़ा कैसे किया मैंने और ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया। तो देखिए मेरे अंदर ना ये आदत नहीं है बॉस गिरी वाली। मैं अपनी टीम को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर उनका जो ऑफिशियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक है, एज इट इज, अगर उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी मैं उस चीजों को कोशिश करता हूँ, जहां तक हो सके मैं मदद करने का कोशिश करता हूँ। मेरा एक आदत रहा है कि मेरे जिंदगी की शुरुआत में अगर कोई मेरा मदद किया है, तो मेरा एक आदत है कि मैं उसको लास्ट तक बड़े शिखर पे ले जाने में जहां तक होता है मैं मदद करता हूँ। तो हमें अपनी टीम को जो है फैमिली की तरह ट्रीट करना होता है। उनको इमोशनली हो गया, या उनको फाइनेंशियली हो गया, या आप किसी भी अलग अलग छोटी छोटी की टीम खड़ा करने के लिए आप अगर सपोज कोई भी चीज उनको बोले, जब आप उनको बोले, हो सकता है कुछ 90% काम हो किया हो, 10% छूट गया हो, तो बहुत लोग उस पर अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है उन पे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए।
उनको प्यार से समझाइए, उनको बताइए कि अच्छा बेटा ये गलती हो गया है, ठीक है, आगे से ये सुधार ले, इसको ऐसे कर लेना। क्योंकि देखिए अगर मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन हुआ था सर, मेरे पास जब कंपनी की शुरुआत हुआ तो मैं 3 महीने तक किसी को सैलरी नहीं दे पाया था। 3 महीने तक मैं 1 रुपया नहीं दे पाया। अब सोच के देखिए कि कोई भी टीम मेंबर कैसे रुकेगा। वो अपना पैसा लगा के, भाड़ा किराया लगा के ऑफिस आ रहा है, वो अपना खाना खा रहा है, यहाँ तक कि मेरे पास पैसा नहीं होता, कई बार तो खुद ही टीम मेंबर खिलाता। तो ऐसा सा सिचुएशन हुआ है, तो वो क्यों? किसी जगह अगर मैं उनको प्यार नहीं देता, मैं उनको सम्मान नहीं देता, मैं उनको अच्छे से फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करता, वो 3 महीने मेरे लिए क्यों खटेगा? सही बात। तो वो टीम में 3 महीने तक वो उन्होंने सपोर्ट दिया। इसीलिए मैं अपने टीम के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, और हर फाउंडर को ये आदत होना चाहिए कि वो अपने टीम के साथ एज ए बॉस नहीं, एज ए लीडर उनके साथ ट्रीट करे। सही बात। तो जाके वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। और मेरी जो टीम होती है, अगर कोई एक बार आ गया तो शायद ही कोई छोड़ के जाता है। अब जो छोड़ के जाता है वो लॉन्ग टर्म तक वो मेरे साथ रिलेशन में जरूर रहता है, सही। कनेक्ट में जरूर आता है। एक चीज और है, सपोज दैट आपका क्लीनिंग या फिर कोई भी आपका जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए कहीं ये लोग घर पे गए, वहां कुछ चोरी वोरी हो गई या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो ये सारी चीजों में आप कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि आपका जो कस्टमर है उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे? बिल्कुल, इसी के लिए मेरी जो डेडिकेटेड टीम, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी डेडिकेटेड टीम होती है जो आपके हर स्टेप को देख रही होती है, बता रही होती है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अगर कोई जो टीम जाती है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आने से पहले उनका सारा वेरिफिकेशन होता है। पहले हमारे यहाँ जो भी अगर काम करना चाहता है तो आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो होने के बाद वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो फुली प्रोफेशनल हो गया। देन उनको हम उस ट्रेनिंग में बताते हैं कि आपको टेक्निकल चीजें को तो देना ही है, लेकिन आप जा रहे हैं तो कैसे उस चीजों अपने कस्टमर के साथ ट्रीट करेंगे, कैसे उनके सामान को आप टच नहीं करेंगे, कहीं अगर मंदिर है तो कैसे पैर से चप्पल निकाल के जाएंगे, क्योंकि किसी का धार्मिक चीजें है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। अब कोई चीज चोरी का बात रहा तो मैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा किया तो हमारे यहाँ एक मतलब ऐसा पॉलिसी है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो पहले हमारी टीम उसका वेरिफिकेशन करेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर गिल्टी पकड़ाया जाता है कि हाँ ऐसा है तो उसको हम लोग इमीडिएट एक्शन लेके पहले तो उसको हटाते हैं, और जहां तक संभव होता है हम लोग कस्टमर को उस चीजों को मतलब वेरीफाई कर दे के कोशिश करते हैं, और अपने जो अगर वो गिल्टी हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो अलग ही बात है। लेकिन ये ना हो इसी के लिए हमारे पीछे जो ये ट्रेनिंग का हो गया, बहुत सारा प्रोसीजर हो गया, ये सारा चीजें जो है हम लोग कर रहे होते हैं। एक चीज और है, जब कोई भी लोग स्टार्टअप की शुरुआत करता है तो उस टाइम पे काफी अप्स एंड डाउन्स आता है, राइट? और खास करके आप तो कॉलेज के दिनों में की, जी जी उस टाइम पे ये सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे थे आप? सर, इस मैनेज करने के पीछे एक रीजन था। मेरा जो बड़ा सपना था ना कि जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है, ये हमें कभी भी जब मैं गिरता था तो फिर से मोटिवेट करता था। जब भी मैं गिरा तो मुझे वो सपना दिखता था कि भाई ये चीज तुझे करना है। मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरा हूँ जो अप डाउन की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास कई बार तो ऑफिस आने का भाड़ा तक नहीं होता था। सीरियसली मेरे पास 10 रुपये नहीं होता था कि मैं ऑफिस आ पाऊं। पैदल मैं आता था, उस धूप होता था तो मैं फिर भी पैदल आता था। एक रात तो मेरा ऐसा गया, उस समय मैं अपने मम्मी को कह नहीं पाया, हो सकता है कोई सिचुएशन रहा होगा, तो मेरे पास बहुत तक मतलब वो जब एंटरप्रेन्योरशिप में जब कहते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक वो सिचुएशन जब याद आता है कि मेरे पास 5 रुपया था जेब में, ठीक है, और भूख बड़ी जोर से लगा हुआ था। भूख लगा हुआ था, पैसा था नहीं, सोचे 5 रुपया में करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा था। नया जगह, नया शहर में जब आप आते हैं तो जान पहचान भी नहीं होता है, तो उधार भी नहीं बोल सकते कि दे दो। तो मैंने क्या किया, कुछ 5 रुपये का छोटा मोटा कुछ चीज लिया, पानी पिया और मैं सो गया, ठीक है। लेकिन उस रात बहुत रोया, बहुत रोया, मतलब कि मम्मी को कह नहीं सकते थे, पापा को कह नहीं सकते थे, कि वो लोग का कहना था कि जॉब कर लो, लेकिन माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर। आज अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप, मेरे दादाजी
और मेरे जो गुरु रहे हैं इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। तो सर इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए भूखा पेट और जो बेरोजगारी का जो दिन होता है ये आपको जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। सही बात। जब आप भूखे पेट किसी चीज को कर रहे होते हैं तो आपको अगला का भूख समझ में आता है। कई बार मैं जब लोग जो पैसा वैसा मांग रहा होता है या कुछ खाने को मांग रहा होता है, जब आप देखते होंगे लोगों को, तो कई बार मेरे पास अगर पैसा है तो मैं इमीडिएटली कोशिश करता हूँ कि निकाल के उनको दे दूं या कुछ खाने के लिए खरीद के दे दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भूख क्या होता है, सही बात। तकलीफ क्या होता है। अगर उसके पास होता तो मेरे पास मांगने नहीं आता। सही बात। अगर भगवान मुझे देने वाला बनाया है तो हमें देना चाहिए। सही। क्योंकि सही बात। देखिए जब एक कंपनी को रन करने के लिए क्या होता है, बड़ी कंपनी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है सारे जगह पहुंचने के लिए। तो भगवान भी यही करते हैं। आप अगर अमीर हैं या पैसे वाले हैं तो भगवान आपको पैसा दिया। अब आप जो पैसा ऊपर से आया आपके हिस्से का, तो आप उस अगर किसी को दे रहे हैं तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर। सही। आप जितना ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा डिमांड आप करेंगे ऊपर से, उतना ज्यादा मिलता रहे। मेरा मानना है कि ज्यादा देना चाहिए और लोगों की तकलीफ को, संघर्ष को समझना चाहिए। तो संघर्ष बहुत रहा। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी बहुत सारे सिचुएशन भी मेरे साथ हुआ, जो कि बहुत बड़ी लॉस भी हुई है हमारे इस लाइफ में। छोटी सी उम्र में बहुत बुरी लॉस हुई, जहां से हमें सीखने को मिला सर। मैंने सीखा बहुत, दर्द, तकलीफ, संघर्ष, ये चीजें सिखाती है लोगों को कि कैसे आप पेशेंस रखते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में पेशेंस बहुत जरूरी है। सही। आप एक दिन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको उसके लिए कम से कम साल, 2 साल, 5 साल मेहनत करना होगा। सही। क्योंकि ये बिजनेस है, ये कंपनी है, ये एक दिन में खड़ा नहीं होता है। तो संघर्ष बहुत सारा रहा है, बहुत सारे चीजें रही है, बहुत सारे लोगों का ताना रहा है। माता पिता को लोग बोला कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पढ़ लिख के नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ दिया। गांव में लोग गालियां से बोलते थे कि कुछ करने वाला नहीं है, अरे पागल हो गया है, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि बिहार में जो जॉब का बहुत बड़ी मान्यता है। मम्मी तो यहाँ तक बोली, क्या हुआ था कि जब मैं कंपनी का सर्विस कर रहा था तो मैंने क्या किया था कि जॉब छोड़ दिया था। उसके 1 महीने बाद होता है ना, मैंने अपने फैमिली को बताया, इमीडिएटली नहीं बताया कि रिएक्शन क्या आएगा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मम्मी बोली तुम पहले बता देता, शादी ब्याह करा देते, फिर छोड़ देता तुम नौकरी। अरे ऐसा ये उन्होंने कहा। तो मम्मी को बोले, मम्मी जॉब जो है वो एक मैनेजर और एक डायरेक्टर में बहुत अंतर है। मेरी मम्मी थोड़ी पढ़ी लिखी है, पिताजी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वो लोग उतना नहीं समझते हैं। लेकिन उनका फीलिंग जो होता है, उनका जो सपोर्ट है मेरे लिए, वो बहुत बड़ा है। सही बात। तो उनका रिएक्शन बहुत गजब था। लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया कि ठीक है तुम जो करना है करो, क्योंकि उनको भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और नो डाउट अभी करते हैं। पहले जो लोग गांव में या जो लोग कहा करते थे कि बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, फालतू का इधर उधर ये कर रहा है, लेकिन अब वही लोग जाके बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा को मैंने उस लोगों के साथ देखा, वहां देख रहे हैं स्पीच दे रहा है और उतने बड़े लोगों के साथ ये कर रहा है। तो अच्छा लगता है। अब गार्जियन को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कुछ तो कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। मतलब तुरंत अपना नजरिया चेंज कर दी बाबा पूरा। बिल्कुल सर। देखिए लोग जो है ना सर, लोग जो है वो एक मतलब जो गिरगिट होते हैं ना, उससे भी खतरनाक होते हैं। अगर आपका सिचुएशन सही नहीं है, परसेप्शन लोगों का अलग बन जाता है, तुरंत बन जाता है। लेकिन जैसे ही आपने सिचुएशन बदल दिया, लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा। जो आपको गालियां दे रहे थे वही बैठ के तालियां बजाएंगे आपकी। सही बात। तो ये सिचुएशन होता है। एक चीज और है, ये सारी तो आपके लिए स्टार्टअप की जर्नी, और आप एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कई जगह आप जाते आते रहते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? कब आपको लगा कि हाँ लोगों को मोटिवेट करना चाहिए? राइट। कैसे शुरुआत हुआ इसका? इसके पीछे भी सर बहुत बड़ा रीजन है। शायद मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रगल किया हूँ। और मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने मैंने बहुत बड़ी लॉस किया था, तो मेरा एक आदत सा हो गया था कि मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ना, देखना, सीखना। तो यहाँ से जब मैं ये भी देखिए कि इत्तेफाक ये है कि मैं कॉलेज में ही मेरा बड़े लेवल पे ये होना शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, मैं ये चीज़ें पढ़ता था, देखता था, लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। कॉलेज में गया तो जाते ही मिस्टर प्रेशर में बन गया।
तो कॉलेज का जब आप मिस्टर फ्रेशर बनते हैं तो ये एक अलग ही लोगों का ये अटेंशन होता है। तो वहां से मैंने स्टेज क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मेरा बहुत अच्छा रहा है बचपन से, नर्सरी क्लास से ही मैं कभी गाना गाना हुआ, कभी भाषण देना हुआ तो बेंच पे खड़े होके भाषण दे रहे हैं, ये सब चीजें रहा है। तो वहां से वो बढ़ते गए। तो ये जो जो स्ट्रगल था ना, ये जो प्रॉब्लम था ना, वही हमको और ज्यादा मतलब लीडर के रूप में मोटिवेट किया। कॉलेज में गए तो अलग अलग स्टेज मिलना शुरू हुआ, अलग अलग जगह, और मैं कॉलेज में ही एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बन के काम करना शुरू कर दिया। मतलब सारे लोगों को पता चल गया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ, मैं था कॉलेज में, लेकिन मैं आपको जान के मतलब आश्चर्य होगा कि कॉलेज से ही मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर का काम बढ़ा दिया था। अलग अलग कंपनी, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके टॉक देना, सेशन लेना, ये सारा चीज, और 10,000 से 1.5 लाख रुपए तक मेरा फीस रहा है। जी बिल्कुल, मतलब ये टॉप का सेशन का मैं देता रहा हूँ। तो ये जर्नी मेरा जो है ना वो स्ट्रगल के ही कारण से शुरू हुआ है। ना हम स्ट्रगल करते, ना हम मोटिवेशनल चीजों को देखते। बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हुए मैं उनको सुनता था, देखता था, क्योंकि मैं तो जो डिप्रेशन में था, बहुत सारे इश्यू हुआ, तो मैं उस चीजों को अंदर जाकर के मैंने इसीलिए वो मोटिवेट करता था वीडियो ही मुझे, क्योंकि दुनिया तो हमें साथ दे नहीं रहा था। मेरे माता पिता और दादा जी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं था जब मेरी जिंदगी की जब प्रॉब्लम हुई। तो मैं वीडियो का सहारा लिया, मैं वीडियो देखना शुरू किया, वीडियो देखते रहा, बहुत सारी चीजों पर टॉपिक करता रहा। बिजनेस करना था तो भी रिसर्च करते थे। तो ये सब चीजें ही हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उभार करके लाया, और फिर उसी मोटिवेशनल टॉकिंग का जो भी सारा चीज रहा, स्टेज का जो काम रहा, मैं उसी को प्रोफेशन में बदल दिया, और आज वो भी एक मेरा अच्छा खासा पर्सनल ब्रांडिंग है। जबरदस्त जबरदस्त। एक चीज और है कि मोटिवेशनल स्पीकर की आपकी जर्नी काफी अट्रैक्टिव है। तो जब आप पहला स्पीच दे के आए होंगे कहीं एक अच्छी जगह पे, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यार आज तो अब ऐसा होता है ना फीलिंग, जी वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा कि जब मेरा फर्स्ट स्पीच होता था, तो उस समय जैसे जब आप स्टेज पे होते हैं तो मेरा बात हो रहा है बहुत अच्छा से, लेकिन जो मेरा पैर हो रहा था ना, वो एकदम थर 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 बहुत थरा रहा होता था। मतलब मेरा पैर कांप रहा है और मैं स्पीच दे रहा हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और, बोलने गया था कुछ और, टॉपिक कुछ और था, बोल कुछ और दिया। फिर धीरे धीरे लेकिन क्या होता है ना, जब आप करते जाते हैं, सही बात, बड़ा बड़ा छोटा छोटा हर तरह का हमको इवेंट मिलते गया, सिचुएशन अलग अलग आते गया, तो ये जैसे जैसे हमने और चीजों को करते गया, ये जर्नी जो है वो बढ़ते गई, और आज तो हजारों क्या लाखों लोगों के बीच में खड़े हो गए ऐसे तरीका से स्पीच दे सके। एक चीज और है, हम लोग बिहार में के हैं और बिहार में जॉब का कल्चर बहुत ज्यादा है जी। और इस जॉब से कुछ लोग हैं जो निकल के स्टार्टअप वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जो जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं लोग, 5-5 साल 6-6 साल लगा देते हैं, तो उन सबको आपका क्या मैसेज आएगा ताकि उनके उस जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं लोग? देखिए मेरा मानना है सर कि सपोज देखिए हर कोई बिजनेस तो नहीं कर सकता है, जॉब भी जरूरी है, नो डाउट, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपना उम्र 20 से 25 साल 30 साल खत्म कर देते हो। अब वो 20 से 30 साल मेरा मानना है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में लगाए होते, सही बात है, तो आप सिर्फ आप अपने घर का नहीं, जॉब करने वाला सिर्फ अपने घर का ही भरण पोषण करता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो एक उद्योगपति होता है, वो हजारों हजार लोग घर को पेट भर रहा होता है। सही बात। तो अगर आप जो देखिए ये आपका माइंडसेट के ऊपर, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं जॉब करके ही खुश हूं, बिल्कुल आप जॉब ही कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सपना आपका बड़ा है, आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो क्रियोसिटी है वो आना चाहिए, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड में जाना चाहिए जिससे आप हजारों लोगों को मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी चीज है। और अभी बिहार में ऐसा कल्चर हो गया है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारे सिनेरियो बदल रहा है। सही बात। लोग पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते थे, लेकिन अब हर घर में एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे बनेगा। और मेरा मिशन है सर
मैं अभी एज ए जो स्पीकिंग करियर से आया हूँ, तो मैं अपने बिहार के, जैसे अपने बिहार में आईएएस आईपीएस के नाम से पूरी दुनिया जाना जाता है, मेरा मिशन है ये कि आने वाले समय में मैं बिहार के हर घर से एक एंटरप्रेन्योर को देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं खुद पर्सनली भी ट्रेनिंग दूंगा, लोगों को भी जा जा के बताऊंगा कि तुमको क्या करना है, पूछो प्रॉब्लम आ रहा है मैं बताऊंगा। तो जो मैंने संघर्ष करके सीखा वो चीज उसको मैं बताऊंगा कि आपको अब ये अगला कदम बढ़ाना है, आपको ये अगला कदम बढ़ाना। मैं बिहार को बड़े डेवलप स्टेट में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार के लोग जो बिहार से बाहर जा रहा है, गालियां खा रहा है, वो उसको बाहर वो गालियां ना खाना पड़े। बिहार के बाहर के लोग आके बिहार में जॉब करे। बिहार के बाहर के लोग जो हमारा जो प्राचीन जो इतिहास रहा है वो ये नहीं रहा है। वो हमारे पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ सही बात। पूरी दुनिया का लोग यहाँ आके संतुष्ट होता है। सबसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ये लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे बुद्ध जी हो या बड़े बड़े लोग जो यहाँ से निकले हैं। तो जब हमारा इतने महापुरुष हमारे बिहार से निकले हैं, पूरी दुनिया में बिहार का नाम जाना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो विक्रमशिला, तो आखिर हमारा बिहार एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों पीछे, बीमारू राज्य क्यों बना हुआ है? इसके पीछे रीजन है सर, क्योंकि अगर देखिए जॉब आप करते हैं, ठीक है, जॉब कीजिए, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो सिर्फ आप अपना ही नहीं, अपने राज्य का भी, अपने राज्य के भी इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। सर आपका राज्य डेवलप करता है। अभी अपना बिहार में अगर मान लीजिए कि बहुत सारा उद्योगपति जन्म लेगा तो हर उद्योगपति टैक्स देगा। सही बात। जब वो टैक्स देगा तो उससे हमारे बिहार का डेवलपमेंट में तो वो आएगा ना, और जब वो डेवलप होगा हमारा बिहार तो धीरे धीरे ये नोएडा, गुड़गांव, सही बात, बेंगलोर, बड़े बड़े सिटी जैसा हमारा बिहार भी बनेगा। और मैं आने वाले कुछ समय में ये फ्यूचर देख रहा हूँ कि मेरा बिहार ऐसा बनेगा। सही। और कहा भी जाता है कि बिहारी अगर कुछ करता है तो वो अलग ही करता, नहीं कर रहा है तब तक कुछ नहीं कर रहा है। सही बात। लेकिन अगर बिहारी किसी एक फील्ड में आ गया तो वो बहुत बड़े लेवल पे करता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव कर देता है सब चीज, चाहे वो एजुकेशन हो, सही बात, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। आप देखिए ना, बड़ा बड़ा कंपनी का सीईओ, एमडी, जो बड़े दुनिया में जाके आप चेक कीजिए, वो आपको बिहारी मिलेगा। जो बड़े बड़े कंपनी को लीड कर रहा है वो बड़े पोजीशन पे हैं। जब बिहारी वो बाहर जाकर की चीजों को कर सकता है तो अपने यहाँ वो कंपनी क्यों नहीं खोल सकता? सही बन कर सकता है। सही बात। तो वही बात है, एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी होगा। ये वाले से मेरा एक चीज और है कि जैसे अभी हम लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे थे, तो कोई भी अगर स्टार्टअप खोल रहा है तो शुरुआत के दिनों में कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए जनरली, और फंडिंग वगैरह का भी लोगों को काफी इश्यूज होता है, तो ये सब कैसे अरेंज करना है, ये सब के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए ना। मैं अगर कोई जैसे जॉब से या कहीं जनरली कभी कुछ नहीं किया है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आना चाहता है, मैं पहला, अगर वो कुछ नहीं किया है तो मैं कहूँगा पहले जाके जॉब कीजिए। पहले जॉब कीजिए, वहां जाइए, सीखिए, गालियां खाइए, जितना हो सकता है अपने आप को रगड़िए, सेल्स में जाइए, ऑपरेशन देखिए, टेक्निकल चीजों को समझिए। जब सारा चीज समझ जाएंगे आप तो तुरंत जॉब मत छोड़िए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, एक स्टेप बढ़ाइए। जैसे आप सपोज मान लेते हैं कि आपको बड़ी कंपनी खोलना है, एक ही बार में बड़ा ऑफिस मत लीजिए। सही बात। बड़ा कंपनी मत खोलिए, जॉब करते हुए पार्ट टाइम में आप छोटा छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। छोटा छोटा जब आप स्टेप लेते जाएंगे, धीरे धीरे आपको लगना शुरू होगा कि हमारा ये बिजनेस चलने लगा है। जब आपको लगे धीरे धीरे कि मेरा बिजनेस चलने लगा है, छोटा छोटा स्टेप ले करके, देन आफ्टर दैट जब आप सीख गए, ट्रेनिंग भी ले लिए, काम भी कर लिए, अब आपको लगता है कि मेरा जो ये बिजनेस है वो इफेक्ट हो रहा है हमारे जॉब के कारण, अब आप इसको छोड़ दीजिए जॉब को, और जॉब को छोड़ करके अब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आइए। और यहाँ क्या है कि आप सीखने पे फोकस कीजिए, बड़ा विजन के साथ आइए। छोटा विजन होगा तो आप बड़ी चीजों को नहीं कर पाएंगे, तो आपको बड़ा बड़ा माइंडसेट, थिंकिंग बिग, और करना है छोटे छोटे स्टेप में। सही बात। जैसे घर बनाना है, एक ही बार में घर नहीं बनता है, छोटा छोटा ईंट लगाते जाइए, आपका कुछ समय में एक बहुत बड़ा इमारत बनके खड़ा हो जाएगा। सही बात। तो बड़ा स्टेप नहीं, छोटा स्टेप,
छोटी छोटी गलतियां कीजिए, और हो सकता है जितना ज्यादा गलती हो वो आप छोटे छोटे जगह पे कर लीजिए। आप अपने छोटे शहर में छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। सही बात। देखिए, प्रॉब्लम इसमें बहुत सारा है। एंटरप्रेन्योर क्या है, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सही बात। आज अगर इलोन मस्क है, अब यहाँ इतने सारे चीजों को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब वो मतलब ऐसा ऐसा इनोवेशन कर देते हैं कि लोग आश्चर्य हो जाते हैं। सही बात है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर होता ही ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का उसको सॉल्यूशन निकालना है। सही बात। जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस वो होगा। आप किसी भी पर्सन का जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति है जो खुद से वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट से लेकर के और भी बहुत सारा इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि सपोर्ट करता है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग लीजिए। जैसे बिहार में बहुत सारा इंक्यूबेशन सेंटर है, वो आपको हेल्प करेगा। वहां जाके सीखिए। ठीक है, सीखना इंपॉर्टेंट है, पहले सीखना जरूरी है। जब आप सीखते हैं चीजों को तो आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। सही बात है। अचानक से फंडिंग के लिए भी मत जाइए। बहुत सारा ग्रांट्स होता है, बहुत सारा बिहार गवर्नमेंट का फंड होता है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लीजिए। फिर जाके धीरे धीरे जब कंपनी बड़े हो जाए, ये देखिए कंपनी कहते हैं कि देखिए खोलने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सही बात। उसको बड़ा बनाने के लिए। सही बात। तो इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है किसी भी व्यक्ति को अगर एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आता है। अभी के टाइम पे शानदार सर्विसेज कहाँ पे स्टेबल है मार्केट में, और रेवेन्यू वगैरह आपका क्या होता है, टर्नओवर वगैरह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, खुशी की बात यह है कि हम लोग अभी 2023 में ही इस चीज को ओपन किए थे। ठीक है, एंड 23 में जब ओपन किए, उससे पहले तो जनरली नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, लेकिन एज ए कंपनी के रूप में जो फॉर्म हुआ, विद इन, आपको जानकारी मतलब खुशी होगी कि विद इन 6 मंथ हम लोग उस समय 50 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिए, सिर्फ 6 महीने। हाँ, और आने वाले 6 महीने में हम लोग का टारगेट है कि कम से कम कई करोड़ों रुपए के फील्ड में हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग चूंकि हजारों हजार टीम आ रही है, और अभी जो मैं इनोवेशन करने वाला हूँ उसमें मतलब पूरे बिहार और पूरे इंडिया लेवल पे धीरे धीरे जो है हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे, और वो एक अलग ही लेवल का सर्विसेज हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि चूंकि मेरा B2B B2C दोनों सर्विसेज है, दोनों है। अब जब दोनों है तो मेरा जो रेवेन्यू होगा वो अचानक से बहुत बड़े लेवल पे बढ़ेगा। आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में हम लोग कम से कम 5-10 करोड़ तक का बढ़ा, नहीं ज्यादा भी हो जाएगा। एक चीज और है, लालू जी से सिर्फ बिजनेस की शुरुआत होती है, और अभी के टाइम पे आपका टीम कितना बड़ा है? सर, अभी हम लोग का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों टीम हो चुकी है। जो सर्विस पार्टनर है, जो मेरा इन हाउस टीम है, जो मेरा डेवलपिंग है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लगभग हजारों लोगों को मैंने रोजगार दे चुका हूँ, और अभी लाखों लोगों को देना है। जरूर जरूर जरूर। तो लालू जी, आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जान के, आपकी कंपनी के बारे में जान के, और ये सारा कुछ बिहार में करते हुए जी, काफी मैं स्पेशली बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे, और मुझे उम्मीद है मेरी ऑडियंस जो वीडियो देख रही है वो भी बहुत कुछ सीखेगी इस वीडियो से, क्योंकि बड़े शहर में बहुत लोग कर रहे हैं, और ये बिहार में कर पाना ये सारे कुछ बहुत ज्यादा टफ भी होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये सब कल्चर नहीं है जी। तो ये सारा कुछ को मैनेज करना बहुत टफ होता है यहाँ पे। तो ये इस मार्केट में रहते हुए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आपका मैं अपने दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत अजीब है बिहार के लिए ये सब कुछ। क्योंकि मैं भी लगभग पिछले कई दिनों से नहीं, कई महीनों से काफी फाउंडर के टच में हूँ। तो वो सब बताते रहते कि बिहार में अगर किसी भी काम को करना है ना, तो सारे कुछ को समझने में महीना लग जाता है, वही बड़े शहर में हम लोग 2 दिन 4 दिन में कर लेते हैं। देखिए, वो बात सही है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब में ये कहूँगा कि देखिए, बिहार एक ऐसा मार्केट है, इस मार्केट में जो टिक गया वो पूरी दुनिया में टिक जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको व्यक्ति का माइंडसेट से लेकर के और इतनी सारी प्रॉब्लम आप खुद झेल लेंगे ना कि आपको दुनिया में प्रॉब्लम जो मिलेगा वो बहुत छोटा नजर है। इसलिए बिहार का जो प्रॉब्लम है जो सह लिया इस मार्केट का, वो बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। तो नो डाउट प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखिए बिहार में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि दूसरे मार्केट में नहीं है, हर मार्केट में प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो आते हैं। सही बात है जी, सही बात है। तो लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट हम लोग का बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी पॉजिटिव फीडबैक होगी तो ऑडियंस जरूर हम लोगों को बताएगी।
फिर आगे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सर आए एंड अगेन थैंक यू कि आप इतने ठंड में इतने अच्छे तरीके से समय निकाल। काम ही हम लोग का यही, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के लोगों की हम लोग हेल्प कर सकें, जो खास करके बिजनेसमैन है उनके साथ हम लोग जुड़े रहे, ताकि बिहार को एक लेवल पे हम लोग भी पहुंचा सकते सब आदमी साथ में मिलकर। बिल्कुल, और तभी हो पाएगा सर कि एक व्यक्ति से कभी भी बिहार डेवलप नहीं हुआ। सही। बिहार के हर व्यक्ति को एक एक स्टेप कदम बढ़ाना होगा, सही। तभी जाकर हमारा बिहार फिर जो है वो मतलब एक बहुत बड़े डेवलप राज्य में गिनती है। और ये हर बिहार के हर व्यक्ति का, जो बिहार से बाहर हैं, जो कहीं और मेहनत कर रहा है, मैं कहूंगा कि बिहार के बाहर जो भी काम कर रहे हैं आप करिए, लेकिन अपने बिहार के लिए, आपने बिहार की धरती पे जन्म लिया है, बिहार की मिट्टी जो आपको बड़ा किया है, इसके कर्ज को अदा करने की समय आ गई है। और आप बिहार में आइए, लोगों को रोजगार दीजिए, बिहार के लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए जहां तक हो सकता है, क्योंकि ये चीजें आपका कर्ज है। जैसे माँ का दूध का कर्ज होता है, ऐसे ये बिहार का कर्ज आपके ऊपर है, उसको अदा करना अब आपकी जिम्मेवारी है।